क्रीमी लेयर के मैं पक्षधर हूँ कि ऐसे लोगों पर जो मंत्री हो गए हैं, जो विधायक हो गए हैं, जो क्लास क्रीमी लेयर जितने भी जो सो पूंजीपति लोग हैं उन पे लगना चाहिए, ना कि चपरासी के बेटा पे लगना चाहिए, किरानी के बेटा जो है नहीं इस बात पर सुन रही है। वो देख रही है कि ये लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है। SC का है और MBC का है, मोस्ट बैकवर्ड का, एक्सट्रीमली बैकवर्ड का है। सिर्फ इसी में आपको दिखाई दे रहा कि पहले जनरल पर आइएगा तो जनरल को भी उसमें लाना पड़ेगा। एक तरफा हथियार नहीं। 330 को पूरा करने के लिए 18 जून 1951 में आर्टिकल 15(4) और 16(4) जोड़ा गया था कि उनको 340 का कहीं क्रीमी लेयर लागू होता है तो गरीब और गरीब हो जाएगा और अमीर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। सुरेंद्र कुमार आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है SC/ST के क्रीमी लेयर के बारे में, उसमें कई तरह के कन्फ्यूजन है, कई लोग कई तरह की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ मांझी जी भी ने कुछ कहा, चिराग पासवान ने भी कहा। आज आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमारे साथ अभिषेक पासवान जी हैं और साथ ही साथ गजेंद्र मांझी भी हैं। आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो क्रीमी लेयर लागू होगा उससे क्या कुछ जनता को फायदा होगा, क्या कुछ जनता को नुकसान होगा, इस पर विशेष तौर से हम बातचीत करेंगे। तो पहला सवाल आप ही से है सर कि क्या वजह है क्रीमी लेयर लागू करने का जो सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया गया, किस तरह? क्रीमी लेयर तो इस देश में लागू होना ही चाहिए। इसलिए लागू होना चाहिए कि जब क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा तो जो गांव में हमारे रिजर्वेशन के जातियां जो छूट गई है उनको अवसर तक नहीं मिलेगा। इसलिए क्रीमी लेयर के मैं पक्षधर हूँ कि ऐसे लोगों पर जो मंत्री हो गए हैं, जो विधायक हो गए हैं, जो क्लास 1 में है, जो क्लास 2 में है, इनके बच्चे के ऊपर क्रीमी लेयर एकदम जरूरी लगना चाहिए। क्योंकि इन्हीं लोगों ने अब प्राइवेटाइजेशन खोला है, जहाँ इनकी गारंटी की जॉब भी है। आप देखेंगे विज्ञापन में कि गारंटी की जॉब देते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। गारंटी वाले जॉब में क्यों नहीं जा सकते हैं जो यह सरकारी कॉलेजों को, सरकारी स्कूलों को, जिनमें गरीब के बच्चे को पढ़ने का अवसर मिलता है, उनको यह व्यवधान डाले हुए हैं। अब 40 लाख फी देने लायक हो गए हैं, अब 2 लाख फी देने के लिए हो गए हैं, लायक हो गए हैं। अब डॉन बॉस्को और संत जेवियर, संत माइकल में पढ़ाने के लायक हो गए हैं। यहाँ पर क्रीमी लेयर क्यों नहीं लगे? मैं क्रीमी लेयर का समर्थक हूँ, लगना चाहिए। अभिषेक पासवान जी, जिस तरह से कई लोग कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर नहीं लगना चाहिए, आपका क्या पक्ष है? सबसे पहले तो आपके जितने चैनल के व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय राजा सलहेश, जय राजा राहु, जय बाबा चोहरमल, जय मूल निवासी। देखिए क्रीमी लेयर जो है ना, क्रीमी लेयर जितने भी जो सो पूंजीपति लोग हैं उन पे लगना चाहिए, ना कि चपरासी के बेटा पे लगना चाहिए, किरानी के बेटा पे लगना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली के जितने भी जॉब कर रहे हैं, अगर उन पे क्रीमी लेयर लागू होता है तो उनके एक पीढ़ी जॉब करते हैं और सभी पीढ़ी बाई पीढ़ी जो और गरीबी में चला जाएगा। और मिडिल क्लास फैमिली का एक व्यक्ति अगर कभी सरकारी जॉब करता है उसका तो एक पीढ़ी का आज़ादी मिलता है, लेकिन उसके बाद उसके बाल बच्चे का मनोबल बढ़ता है थोड़ा सा, क्योंकि एजुकेशन के मामला में जो सो हमारा समाज बहुत ही अभी जो सो लो में है। तो इसी कारण जो सो क्रीमी लेयर उन पूंजीपति नेताओं पे लगना चाहिए जो कैपेबल हो चुके हैं, और ना कि जो सो गरीब गुर्गों पे लगना चाहिए जो कि जो सो उनका आर्थिक स्थिति और भी कमजोर है। देखिए, मोदी सरकार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम क्रीमी लेयर के पक्षधर नहीं और सरकार क्रीमी लेयर नहीं लगाना चाहिए। इस पर आपको क्या कहना है? सरकारें खुद कह रही तो आप कैसे क्रीमी लेयर लगा सकते हैं? हम तो, हमारी मांग है, मैं कह रहा हूँ कि मेरी जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जब होगा तो देश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से चलती है, देश पार्लियामेंट के निर्णय से चलती है। तो ये मेरा निजी विचार है कि क्रीमी लेयर लगना चाहिए। मैं इस पक्षधर हूँ कि उन गरीबों को मिलना चाहिए जो गाँवों में अभी शिक्षा से महरूम है, जो अभी तक कॉलेज तक नहीं आ पा रहे हैं। तो क्रीमी लेयर वाले से जब कॉलेज और संस्थाएं फुल हो जाएगी तो इन गरीब बच्चों के अवसर कब मिलेगा? मैं इसके पक्षधर रोकना चाहेंगे सर, जिस तरह से आपने कहा कि क्रीमी लेयर अमीरों के लिए लगना चाहिए, किसी जात को किसी जात से वंचित, आरक्षण से वंचित या कम परसेंटेज दिया जाना चाहिए क्या? किसी जात जो आगे बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया, जैसे मीना हो गया, पासवान हो गया, रविदास हो गया, हर स्टेट में अलग अलग तरह के जो
लोग कह रहे हैं कि वो आगे जा रहा, उसका हक वो खा रहा, किसमें कितना सच्चाई है? यह देश लागू करके प्रयोग करके देखा है। पंजाब देखा है, आपको आंध्र प्रदेश देखा है, तमिलनाडु आपको यहाँ क्या कहता है तेलंगाना करके देखा है। तो ये कोई नई बात नहीं आ रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वो कोई नई बात नहीं है। इस देश के राज्यों ने प्रयोग करके देखा है और प्रयोग करके देखने के बाद ही यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, तमाम बहसों के बाद। इसलिए यह भी जायज ही है कि वर्गीकरण होना चाहिए। देखिए, वर्गीकरण का कई लोग विरोध कर रहा है, उसमें क्या आप वर्गीकरण का विरोध क्यों करना चाहिए? देखिए वर्गीकरण का जैसे कि देखिए बताते हैं आपको, वर्गीकरण का विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको कितने हमारे दलित में विभिन्न जातियां हैं, उनमें से कई जातियां जो है सो अभी शिक्षा के प्रति जो है सो रुझान उनका जो है सो नहीं है, समझे। तो जो उनमें जो है सो कुछ जातियां हैं, आपको डोम हो गया, मेस्तर हो गया, ठीक है, डोम मेस्तर हो गया, आपको भुइयां हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वही लोग हैं, दुसाद भी है, रविदास भी है, आपको मेस्तर भी है। तो इन सभी जातियों में देखना होगा कि इन लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान क्यों नहीं है। तो इन सब चीजों को देखना होगा। और शिक्षा का अर्थव्यवस्था और कमजोर हो चुका है क्योंकि गरीब को सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है और सरकारी स्कूल का क्या शिक्षा का व्यवस्था है वो सब जानता है। तो हम लोग को ध्यान देना होगा और ध्यान दे करके खास करके हमारे समाज के जो भी मंत्री विधायक, इन लोगों को दलितों के लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था करना चाहिए। उसके बाद ये समाज जो भी नीचे तबके के जो सो जातियां है उन सभी कैपेबल हो जाएंगे और उसके बाद जो सो उन लोग का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा, वो लोग खुद जो सो उनका अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगा। जब सर एक मिनट रुकना चाहेंगे। सर, आपसे सवाल है, बिहार में जैसे लागू है दलित और महादलित, आपने कहा जिस तरह अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया उससे पहले दलित और महादलित का कॉन्सेप्ट बिहार में चल रहा, महादलित आयोग बना के क्या महादलितों को कितना फायदा पहुंचा? क्या वो आगे बढ़ गए या फिर उसी स्थिति में महादलित बनाने से कितना फायदा पहुंचा? महादलित का कंसेप्ट और आरक्षण का कंसेप्ट संविधान में अलग अलग है। आरक्षण का कंसेप्ट अनुच्छेद 341 कहती है और यह जो महादलित आयोग बिहार में नीतीश जी की सरकार में बनी थी वह अनुच्छेद 46 के तहत बनी थी। वह अनुच्छेद कहता है कि राजनीति निर्देशक तत्व के तहत कि राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति कि कोई भी समूह यदि आर्थिक सामाजिक रूप से पीछे रह गए हैं तो उनको राज्य सरकार विशेष अवसर दे करके समाज के मुख्य धारा में लाया जाएगा। यह 46 अनुच्छेद कहता है और इसीलिए दलित और महादलित देख के उनको लाने की प्रयास किया जाएगा। लेकिन यही सुविधा भोगी दलित जो हमारे बीच के भाई हैं, यही ने काफी विरोध किया। अंत में एक करके एक शामिल करते हुए महादलित का कंसेप्ट ही खत्म कर दी गई। इन्हीं चतुर चालाक लोगों के कारण ही वह कंसेप्ट खत्म हो गया। आज महादलित नहीं है, न उसके लिए कोई बजट है। सर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे सवाल है, जिस तरह बिहार में जिस तरह से दलित और महादलित की बात हुई है, सर कैमरा उधर है, तो क्या इस कॉन्सेप्ट से कितना मतलब फायदा पहुंचेगा? एक तो 1930-31 के जो जाति आधारित जनगणना का खतियान बनी थी 1930-31 में, उसी के पीरियड में 6 अगस्त को 1930 को बाबा साहब को एक लेटर मिलता है कि अपनी समस्या रखने के लिए लंदन में आइए। तो पहला लंदन में 17 सितंबर 1930 और 12 सितंबर 1931 और 20 सितंबर 1932 में गोलमेज सम्मेलन में अनटचेबिलिटी की सवाल उठी थी। एक तरफ जो पिछड़े वर्ग बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए टचेबल शब्द का यूज हुआ था। वो सवाल बहुत बड़ा भयंकर सवाल है। उसी पर अनटचेबिलिटी के पर ही बाबा साहब का गिरभांश था कि संघीय लोकपालिका, संघीय विधान पालिका, कार्यपालिका, राजकीय सेवाओं में रिप्रेजेंटेशन की गारंटी सुनिश्चित हो। और दूसरी तरफ एक था वो सेपरेट इलेक्टोरल का अधिकार, वो गारंटी था। रिप्रेजेंटेशन ये गारंटी थी, सेपरेट इलेक्टोरल का अधिकार, ये दोनों मीनिंग अलग अलग है। उसी पैटर्न पर ब्रिटिश हुकूमत ने अवार्ड के रूप में तो दिया और 1935 का पहला संविधान संशोधन यानी इंडियन एक्ट कानून जो बना उसमें पिरो दिया गया और वो लागू हो गया। और लागू होने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी
के जो आया वो 2 बरस 11 महीना 18 दिन में ये संविधान ड्राफ्टिंग हुई, उसी कंसेप्ट को आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में जाने का रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित हुआ, आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में जाने का हुआ और 320 के तहत IAS IPS और राजकीय सेवाओं में आर्टिकल 15(4) 16(4) से हुआ। अब रहा कि OBC में वर्गीकरण का सवाल, चूंकि 29 जनवरी 1953 को कमीशन गठित हुई थी, काका का लेलकर का वो 10-11 की टीम थी, वो उसमें ब्रॉड लिस्ट आया था और 2399 जातियां का लिस्ट थी, उसमें कहा गया था एक सदस्य के द्वारा कि ब्रॉड लिस्ट है, इसको उप वर्गीकरण सब कैटेगराइज करके ही लागू करना चाहिए। फिर भी 30 अप्रैल 1955 के रिपोर्ट आ गया, वो तो पेंडिंग रह गया। सर आपको माफ कीजिएगा, दूसरी तरफ क्लियर बता दूं, दूसरी तरफ ये शेड्यूल कास्ट वाली में टचेबिलिटी की सवाल है, इसमें अब रहा कि इसमें भी जो खामियां आ रही है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रहा है, इसमें इसके लिए विस्तृत रूप में एक व्यवस्था केंद्र पर जांच बैठाया जाए और उसमें जो निराकरण हो, जिसका रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित नहीं हुआ है उसको रिप्रेजेंटेशन स्टेट से हो या केंद्र से हो, ये टेक्निकली बाबा साहब का मैटर है। इस पर बड़े वो समीक्षा की जरूरत है, बड़े एक कमीशन बनाकर रिपोर्ट लाने की जरूरत है। यही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। सर आपसे सवाल, आपसे सरकार के पास कोई डाटाबेस है कि कौन जाति कितने आगे बढ़ गई शैक्षणिक रूप से पूरे देश में? बिहार सरकार में जो गणना हुई है एक अलग है, लेकिन पूरे देश में क्या इस तरह का डाटा है जिसके वजह से वो मतलब कि सरकार इस तरह की बात कर रही है? सर से पहले तुम बात कर ली। इसमें 1930-31 के बाद 10 साल के अंतराल में अनुसूचित जाति जनजाति के जो डाटा होते गया, बल्कि OBC का डाटा नहीं हुआ है। इसमें जब तक ये डाटा पूरे भारत में, जो पूरे भारत के लोगों का सवाल हो रहा है कि अभी तक ले डाटा नहीं बना है, वो जाति आधारित जनगणना जिस तरह से 1930-31 में हुआ है, पहले सरकार इसको करा ले, उसके बाद दूसरे तरफ हाथ बढ़ाए। यही मैं अपना जवाब देना चाहता हूँ। सर आपसे क्या सरकार को इस तरह से अगर लागू किया जाए तो कितने समय लगेगा, किस तरह का डाटा चाहिए सरकार के पास? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मान लिया जाए कि आपके घर में कितने मेहमान आने वाले हैं और आपको पता नहीं हो, तो आप क्या उसकी व्यवस्था कर सकते हैं? जी। इस कारण से लेकर के जातीय जनगणना की बात पूरे देश में उठ रही है, मगर केंद्र सरकार जो है नहीं इस बात पर सुन रही है। वो देख रही है कि ये लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसके पास गरीबी भी तो ज्यादा है। बात इस बात को फॉलो करते हैं ना, आप एक पत्रकार हैं, इस बाइट को ले रहे हैं, तो ये सरकार को समझना चाहिए। सारे कमीशन बने, सारे आर्टिकल हैं, मगर क्या आर्टिकल के तहत ये नहीं है, जातीय जनगणना नहीं है? ये सवाल उठता है ना कि जातीय जनगणना है, तो जातीय जनगणना जब तक नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि किस समाज में कितने लेवल के कौन लोग हैं और उनको क्या वांट्स है, क्या जरूरी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, उनके रहन सहन की स्थिति है। सर आपको रोकना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जिसमें SC ST में क्रीमी लेयर के बात की गई है, इस पे आपका क्या विचार है? क्रीमी लेयर में जो बातें आती है तो 100 में 5 हैं, 100 में क्या लागू होना चाहिए क्रीमी लेयर SC ST में? नहीं, उसमें नहीं लागू तत्काल करना चाहिए। अच्छा। लागू हो, लेकिन मगर कुछ उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। वो नहीं कि 5 लाख आदमी में 7 लाख आदमी में एक विधायक बन गए, एक MP बन गए, तो उनको हटा दीजिए आप। अरे उनके अदर को तो देखिए, वो MP बन गए हैं, सब कुछ है, मगर उनकी पड़ोसी जो है। सर मांझी जी, क्या लागू होना चाहिए क्रीमी लेयर या वर्गीकरण? देश 76 वर्ष आगे बढ़ चुका है आज़ादी के, इसमें भी बहुत सारे लोग क्रीमी लेयर के दायरे में आ गए। अच्छा, लागू होना चाहिए? एकदम लागू होना चाहिए। सर, आपसे सवाल है सर, किस तरह अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, SC ST में लेयर की बात है, क्रीमी लेयर की बात है, वर्गीकरण की बात है, पंजाब सरकार का केस था,
तो क्या होना चाहिए पूरे देश में? पूरे देश में जो वर्गीकरण पहले हो, पहले सिचुएशन यहाँ लिखा हुआ टचेबिलिटी, हाँ। अनटचेबिलिटी। किसी सर एक मिनट, किसी के साथ ऐसा मतलब कोई मापदंड है कि किसके साथ ज्यादा टच अनटचेबिलिटी छुआछूत हुआ, किसी के साथ कम हुआ, ऐसा कोई मापदंड है? इसके लिए सरकार फिर विधिवत वो जांच करावे, टीम बनावे। वो तब यहाँ तो संविधानिक है टचेबल को हाँ। सोशली एजुकेशनली के रूप में और एक अनटचेबिलिटी के रूप में, तो उनकी स्थिति को करें। उसके बाद क्रीमी लेयर लाने की बात है, तो कौन क्रीमी लेयर है जो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बड़े सरकारी महकमे में कितने परसेंटेज है, वो भी उनकी जाति आधारित जनगणना कराकर उनको भी तो लाया जाए कि सिर्फ जिसकी पॉपुलेशन है वो जो SC ST का है और MBC का है, मोस्ट बैकवर्ड का, एक्सट्रीमली बैकवर्ड का है, सिर्फ इसी में आपको दिखाई दे रहा कि पहले जनरल पर आइएगा। तो जनरल को भी उसमें लाना पड़ेगा, एक तरफा हथियार नहीं चला पाएंगे। बहुत बड़ी सवाल देखिए, इनका कहना है कि जनरल में भी पहले क्रीमी लेयर लाइए, है ना? 10% जो आरक्षण उसकी बात कर रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमारे देश का निर्णय वो करता है। हमें जिस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो हम भारत के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय के मानने के लिए बाध्य है। जिस सवाल को लाया है, निर्णय किया है, पहले उस सवाल को हल हो जाए, उसके बाद दूसरी बात हम करेंगे यह देश के लिए। अगर संविधान में आर्टिकल 330 को पूरा करने के लिए 18 जून 1951 में आर्टिकल 15(4) और 16(4) जोड़ा गया था कि उनको 340 का कहीं परिभाषा नहीं था, उसको फुलफिल करना था, बल्कि EWS कहाँ से लाया गया? कहीं संविधान में इस तरह का था? वो तो उसी में क्लॉज जोड़ करके आर्टिकल 330 के साथ ही 340 के साथ ही जब 18 जून 1951 में 15(4) और 16(4) जोड़ा गया, उसी में ये बुद्धिजीवी बड़े लोगों का ही साजिश था कि उसी आर्टिकल के तहत ही क्लॉज जोड़ करके और EWS का रिजर्वेशन लिए। ये संविधान के सामने कोई भी पार्लियामेंट के हो या संविधान के सामने कहीं ये सवाल नहीं उठी है। पहले उस पर विचार हो, तब क्रीमी लेयर तो हायर कास्ट के जो लोग हैं उसमें परसेंटेज देखा जाए। ISI चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल आपसे, क्या इसमें क्रीमी लेयर क्या मतलब क्या कहना इस बात पे? देखिए, क्रीमी लेयर जो है सो लागू नहीं होना चाहिए जब तक नीचे तबके लोगों का SC ST का जो अर्थव्यवस्था जब तक ठीक नहीं हो जाता, एजुकेशन में जब तक उन लोगों को दिया नहीं जाएगा ठीक ढंग से, तब तक जो सो क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर क्रीमी लेयर लागू होता है तो गरीब और गरीब हो जाएगा और अमीर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एक लंबी चौड़ी बहस थी, जिसमें निर्णय आपको करना है कि क्या कौन सही बोल रहा है, कौन गलत करना है, ये जनता के ऊपर निर्णय किया है। बाकी वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल को। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।